दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक, पुनः एक बार आप लोगों के सामने एक एनजीवी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल के द्वारा नया सत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस सत्र का नाम है जीना सीखें। तो जीना सीखें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम इसलिए बनाया गया दोस्तों क्योंकि आज के डेट में जो हमारा भागती हुई ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हम लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ कैसे रहें, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सत्र को आगे बढ़ाते हैं और सत्र को आगे बढ़ा करके हम आपको बताते हैं कि आगे हम लोग क्या कैसे करें। सत्र को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं और सत्र को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि खुशी कैसे पाएं। दोस्तों आज की ज़िंदगी में जो खुशी पाना है वह इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। तो खुशी कैसे पाएं, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, सेहत के लिहाज से खुश रहना फायदेमंद होता है। जी हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि सेहत के लिहाज से आपको खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स जैसे एंड्रिन, डोपामाइन का स्तर बढ़ता है। एंड्रिन और डोपामाइन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है। हमारी जो मस्तिष्क में ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स का स्राव करती हैं और उस हार्मोन्स के स्राव से, एंड्रिन और डोपामाइन के स्राव से हमारा हृदय जो होता है वो मजबूत होता है। और क्या फायदा होता है, हमारे चेहरे पे चमक आती है। डॉक्टर के अनुसार खुशी रहने के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम को केमिकल भेजता है। मोटे तौर पर कहा जाए, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। व्यस्त भागम भाग की जिंदगी में हमें हंसी खुशी के कुछ क्षण अपने लिए तराशने होंगे यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो ये जो हमारा व्यस्त जो जिंदगी चल रहा है, इसमें हमें अगर खुश रहना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है ये भागम भाग की जिंदगी में खुशी के क्षण, यानी हमेशा हमें खुशी के क्षण को तलाशते रहना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा। नज़रिया मतलब अपना जो चाल चलन है उसमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना होगा। हमेशा किसी भी विषय के सकारात्मक पक्ष को ही देखें। जैसा कि पहले मैं बताया हूँ वीडियो में कि सकारात्मक सोच का क्या असर पड़ता है, तो हमेशा सकारात्मक पक्ष को ही देखना चाहिए। हंसाने वाली तस्वीरें देखें, फिल्में देखें और कुछ पल के लिए ही सही अपनी चिंताओं को भूलने का प्रयास करें। चिंता हमारे जीवन में क्या है, एक तरह से शत्रु का काम करता है। तो चिंता को हम नहीं लाएं और हम क्या करें, हंसाने वाली फिल्मों को देखें, दृश्यों को देखें, जिससे क्या होगा, हमारा डोपामाइन और हमारा एंड्रिन का स्तर बढ़ेगा। हर रोज किसी प्रोत्साहित करने वाली किताब के कुछ पन्ने या अखबारों में प्रोत्साहन, साहस और उत्साहवर्धन करने वाले कॉलम को पढ़ें। दोस्तों हमारे जीवन में जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, रोज रोज कुछ न कुछ अखबार में अच्छी अच्छी घटनाएं आती भेंट आती हैं, जिसको पढ़ने से हमारा क्या होता है, मन प्रसन्न होता है। हमारे पास कुछ किताबें होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हमारा अच्छा लिखा हुआ हो, हंसी वाला या फिर कुछ अच्छा जो टॉपिक है जिसको पढ़ने से हमारा मन प्रसन्न होता है, उस चीज़ को हम पढ़ें। अपने विचारों की तरफ गौर करें। इस बात पर गौर करें कि जीवन के नकारात्मक विचारों को निकालने से आसपास आप आराम महसूस करेंगे और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मन के अंदर से अपनी चिंता को निकाल देते हैं और ऊर्जावान रहने के सारे साधन को प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने आप को ऊर्जावान महसूस भी करना शुरू कर देंगे। जब आप परेशान हों तो आप ऐसे काम को देखें जिनको आप कर चुके हैं, इससे आपकी हताशा कम होगी। जब भी आपको लगे कि हमें परेशानी लग रही है, परेशान हो रहे हैं, तो क्या करें, जो आप अपने पास्ट में, जो अपने भूतकाल में जो अपने कार्य को किया है, उस कार्य पर चर्चा करें। कौन से कार्य पे, जो अच्छे कार्य किए हैं, जिसको याद करने से आपके अंदर सुख की अनुभूति होती हो, वैसे कार्यों को याद करना शुरू कर दें। नतीजा क्या होगा, आप खुश मिजाज महसूस करना शुरू कर देंगे। इससे आपकी हताशा कम होगी। रोज अपने लिए कुछ करें
उदाहरण के तौर पर अपने दिल के लिए कभी कोई किताब खरीद लें, टीवी पर अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखें, खुशमिजाज और सकारात्मक मिजाज वाले लोगों के साथ में रहें, ताकि अपनी ज़िंदगी भी मुस्कुराती रहे। और अपने स्वास्थ्य को सही रखना और खुशी पाने का एक तरीका भी है। दोस्तों, कहा गया है कि अगर आपका जो सर्किल अच्छा रहेगा तो आप भी खुशहाल रहेंगे। अपने वैसे दोस्तों के साथ समय बिताएं या उनसे संपर्क में रहें जो सकारात्मक सोच वाले हों। अगर सकारात्मक सोच वाले दोस्त आपके नहीं हैं, नेगेटिव थॉट वाले हैं, तो उनसे कोशिश करें कि जितना दूरी बना करके रखें, क्योंकि आप उनके नेगेटिविटी विचार से आपके अंदर भी नेगेटिविटी का विचार आना शुरू हो जाएगा। और नकारात्मक तो माइनस होता है, माइनस मतलब माइनस। शोध के मुताबिक पोषण तत्वों का कम इस्तेमाल भी आपके लिहाज से नकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, एक और चीज है, अगर आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी होगी, वो भी आपके सेहत पर क्या करता है, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपके जो आपका जो मिजाज है, मन है, उस पर क्या करता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसलिए हमारे खाने में भी पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। पोषक तत्व से हम आगे चर्चा करेंगे। पोषक तत्व जो हम लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बहुत ही सिंपल और छोटा उदाहरण देकर समझाएंगे आपको कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। समस्याओं के जाल में स्वयं को न उलझाएं। जो हमारा समस्या का जाल होता है उसमें हमको उलझना नहीं है। हमें करना क्या है, उनके समाधान खोजने की दिशा में प्रयास करना है। कभी भी समस्या के जाल में ना उलझें। जो जाल होता है वो क्या होता है, उसमें आप उलझते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि समस्या के जाल में ना उलझ करके उसका समाधान खोजें। ऐसे मित्रों का चयन करें जो आपको आगे बढ़ने, नया करने की दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। निराशा, हताशा की बात करने वाले मित्रों से अपने आप को दूरी बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, निराशा और हताशा जो आपके करते हैं उनसे आप दूरी बना करके रखें। और जो आपके अच्छे मित्र हैं उन मित्रों का आप साथ करें। इससे क्या होगा आपको कि जो आपके अच्छे मित्र का चयन कर लेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और आपका क्या होगा, आपका जो ये खुशी होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम को केमिकल भेजेगा। और केमिकल क्या रिलीज होगा, तो हार्मोन्स एंड्रिल और डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, आप हमेशा खुश मिजाज महसूस करेंगे। क्योंकि डोपामाइन और एंड्रिल हार्मोन का ही काम है आपको खुश रखना। तो अपने अंदर डोपामाइन का सिक्रेशन को बढ़ाएं और खुश रहें। आइए आगे सत्र में मिलते हैं। तो दोस्तों, आगे के सत्र में हम जानेंगे प्रकृति और हम। यहाँ पे जैसे कि साबित हो रहा है प्रकृति इन नेचर, और हम मतलब हम लोग। तो हम चर्चा करेंगे प्रकृति और हम। जैसा कि दोस्तों इस कार्यक्रम का शीर्षक ही है जीना सीखने की कला को हम लोग बता रहे हैं आपको। तो जीना सीखें जो कार्यक्रम हमारा है, इस कार्यक्रम में आप पूरे तरह से आपके लाइफ में अगर इस वीडियो का पूरा देखेंगे, समझ में आपको आएगा कि हम कैसे रहें, हमारा रूटीन कैसा हो। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। और साथ ही हम जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करेंगे, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देंगे और बेल का बटन को भी दबा देंगे, ताकि जो भविष्य में हमारा अच्छे वीडियो हमारे एनजीवी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के द्वारा बने, वो वीडियो आपको मिलता रहे। एनजीवी जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है उसके द्वारा हम तरह तरह के अलग अलग विषयों पर जो हमारे जीवन में आने वाले जीवन कौशल है उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आपके लाइफ में जो भी आपका समस्या हो उसका समाधान हमारे वीडियो को देख करके आप कर सकें। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे प्रकृति और हम। भारत एक ऐसा देश है, जी हाँ, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है, भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी घरेलू द्रव्यों से चिकित्सा करने का प्रचलन है। इसकी शुरुआत हमारे रसोई घर से होती है। आश्चर्य तब होता है जब इन द्रव्यों से बीमारियों में लाभ प्राप्त होता है एवं उसका कोई दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्रकृति से हम जुड़कर रहें तथा सदा आरोग्य रहें। अब थोड़ा इस पर समझेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। जो हमारा देश है, यहाँ एक ऐसा यह देश है जहाँ जो घर में हमारा घरेलू द्रव्य जो होता है और सामग्रियाँ होती है, क्या क्या सामग्रियाँ हैं, मसाले हैं, घरेलू जो अनाज हैं, हमारा जो खाने पीने की वस्तु है, वो क्या होता है, बीमारियों के इलाज में भी काम करता है। यानी हमारा जो खाना है वो ऑलरेडी क्या है, वो एक चिकित्सा पद्धति है। हमारे खाने में ही सब चीज उपलब्ध है।
तो हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि जो हमारा खाना है उसी खाने को खाने से क्या हो रहा है, हमारा सब इलाज भी हो जा रहा है। तो हम जो भी हमारा घर का जो सामान है उसे खाएं, उसको खाने से क्या होगा, हमारा इलाज भी होगा, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे और कैसे करेंगे, इसको थोड़ा चर्चा आगे हम करेंगे। अब एक बात आती है शरीर की सर्विसिंग। हम अपने गाड़ियों की सर्विसिंग एक निश्चित समय पर करते रहते हैं ताकि वह सही से चल सके, और उसमें वही फ्यूल डालते हैं जो शुद्ध हो। फिर शरीर की सर्विसिंग क्यों नहीं करते, उसे शुद्ध खाना क्यों नहीं देते हैं। मानव शरीर भी एक मशीन की तरह है, इसे भी अपने समय पर सर्विस की जरूरत होती है। अपने शरीर की सर्विसिंग आरोग्यम चूर्ण एवं जल चिकित्सा से निश्चित अंतराल पर किया करें। दोस्तों, हमारा जो गाड़ी होता है उस गाड़ी को क्या करते हैं, एक निश्चित समय सर्विसिंग करते हैं ना। तो हम अपने गाड़ी को निश्चित समय पर सर्विसिंग करते हैं, परंतु हम अपने बॉडी को क्या सर्विसिंग करते हैं, नहीं करते हैं। भूल जाते हैं कि हमारा शरीर भी क्या है, एक मशीन है, और मशीन को हर हमेशा क्या चाहिए, बीच बीच में सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। जैसे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सर्विसिंग कहने का अर्थ ये है कि शरीर का जो टॉक्सिन्स है, जो जहर है, उसको बाहर निकालना। तो बॉडी का जो जहर है, वैसे तो आपके शरीर जो है वो आपका जहर को बाहर निकालती ही है, लेकिन उस जहर को और अच्छे तरीके से कैसे निकाल समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम बाहरी शरीर को देखभाल करने के लिए क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो अंदर का जो शरीर है उसको भी साफ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको मैं सरल चीज बताऊंगा, जल चिकित्सा से हम अपने शरीर की सर्विसिंग को कर सकते हैं। और क्या, एक हमारे पास जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, और जो BMS हैं वो आपके आयुर्वेद का वैद्याचार्य हैं, हमारे मोनीश जिशान जो हमारे स्टेट लेवल ट्रेनर साथ में हैं, और मैं, ये तीनों आदमी मिल करके इस कार्यक्रम का हम लोग आगाज किए थे कि ये कार्यक्रम ऐसा बनाया जाए जन कल्याण के लिए हो, जिसमें हमारे जो भी गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग हैं, जो जानते तो सब कुछ है, लेकिन बस थोड़ा सा बदलाव कर ले अपने जीवन में तो उनका जीवन और अच्छा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि खाने में सब कुछ रहे, दाल भात सब कुछ हो, लेकिन एक चटनी बढ़ जाती है तो क्या, उसका जायका तो बढ़ जाता है ना। उसी तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम को क्रिएट किया था। इस प्रोग्राम को चला करके हम लोग गांव-गांव में जाके प्रोग्राम को चलाएंगे और वहां जाकर के लोगों को बताएंगे कि हम कैसे जिए, हमारे जीने की कला क्या है। इसी दरमियान हम लोग शुरू किया। तो हमारे पास में अब हम आगे जो हम बताएंगे वीडियो में, वो बताएंगे आपको कि जल चिकित्सा से कैसे अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। एक आरोग्यम चूर्ण हम लोगों के यहाँ मिलता है, उससे आप कैसे अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, यानी सर्विसिंग करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और आगे सत्रों में हम इसकी जानकारी को प्राप्त। हमारा अगला सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम अब जानेंगे इस सत्र में आधुनिक दौर में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियां। हमारा जो ये दौर चल रहा है, आधुनिक दौर चल रहा है, इसमें बहुत तेजी से कुछ बीमारियां जो है बढ़ रही हैं। वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है, आप सभी को पता है, और कोरोना जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये कहाँ से आया आप सभी को पता है, और कितना खतरनाक है भी पता है। हमारे सभी जो विश्व का जो जनसंख्या है, जो मानव प्रजाति है, उस पे संकट जो है कहर बन के टूट रहा है। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से काल के गाल में समा रहे हैं। इस वायरस से जो सावधानी है, जैसा कि बहुत सारे लोग आप सभी जान रहे हैं, उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हमें प्रिकॉशन लेना है, सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, आप जान रहे हैं। हम उस पर फोकस करेंगे जो कॉमन बीमारियां हमारे पास में जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस पर चर्चा करेंगे हम आज। इस सत्र में हम जानेंगे ये कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे भारतवर्ष को बहुत ज़्यादा तेजी से, हमारे एक बहुत बड़ा जनसंख्या उसमें ग्रसित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आधुनिक दौर में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियां, हमारा शीर्षक है अनियमित दिनचर्या। जी हाँ दोस्तों, अनियमित दिनचर्या कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो दिनचर्या है वो अनियमित चल रहा है। खैर अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं पहले बताया। तो कोरोना काल में तो हमारा प्रकृति एक ऐसा हमें मौका दी हुई है, इस मौका में हमारा जीवन शैली कुछ सुधार हुआ है। वरना हमारी दिनचर्या पहले क्या थी, बहुत ही व्यस्तम।
न हमें खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न जगने का ठिकाना, न योगा करने का समय, यानी हर चीज का अस्त व्यस्त चल रहा था। यानी दिनचर्या हमारी क्या थी, अस्त व्यस्त हो चुकी थी। थोड़ा सा कोरोना काल में हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा है, और इसी कोरोना काल में जो हम लोग सीखा है कुछ कुछ घरों में रह करके, उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइफ टाइम के लिए बना के चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। दोषपूर्ण जीवन शैली, हमारी जीवन शैली क्या है, दोषपूर्ण है। हम सही ढंग से न जगते हैं, न सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। ये हमारी जीवन शैली क्या है, दोषपूर्ण जीवन शैली है। खान पान में बदलाव से मनुष्य प्रतिदिन नए नए बीमारियों के जाल में फंसता जा रहा है, जिनमें तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग। इन बीमारियों में से भारत में पीड़ितों की संख्या हर 10 में से 1 है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज हमारे भारत में अगर 10 लोग की संख्या है, उसमें से इनमें से कोई ना कोई एक बीमारी या 2 बीमारी या 3 बीमारी उनको जकड़े हुए है, अपने कब्जे में लिया हुआ है। हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा ये भयावह जो चल रहा है स्थिति, कि इन बीमारियों के चंगुल से हम अगर नहीं बचना चाहेंगे, नहीं हम सावधानियां बरतेंगे, तो हमारे भारत को ये डुबो देगा ये बीमारी, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने अगल बगल देख लीजिएगा, सुनिएगा, पूछिएगा लोगों से कि क्या आपको कोई शिकायत तो नहीं है, बोलेगा हाँ बीपी पेशेंट है, रक्तचाप है, डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया है, हृदय रोग हो गया है। ये बहुत सारा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अनियमित दिनचर्या, दोषपूर्ण खान पान, और हमारा क्या है, खान पान में बदलाव और जीवन शैली में बदलाव, इसी कारण ये हो रहा है। प्रकृति को हम लोग क्या है, बहुत दूर चले गए हैं, तो प्रकृति में दूर चले जाने के कारण से हमारा ये समस्या बढ़ रहा है। अब हम एक एक कर आपको बताएंगे ये बीमारियां क्यों होती है। वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी आप मेरे तरफ से भी प्राप्त कर लें। शायद आपकी जानकारी जो आप अर्जित कर रखे हैं उसमें थोड़ा सा ये इजाफा हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए आपकी जानकारी। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि मैं चूंकि आपको चर्चा इसलिए कर रहा हूँ बीमारियों पर, चूंकि हम भी DMLT है, यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन हम भी हैं, और मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मेरे पास भी एकत्रित है। हमारे मित्र जो BAMS हैं उनसे मिल करके हमने इस कार्यक्रम को बनाया है और अच्छा तरह से हमने इसको सजाया है ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहे। तो हम भी ऑलरेडी मेडिकल के जानकार हैं, इसलिए आपको मैं जानकारियाँ इस चीज़ को आपके तक शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको उच्च रक्तचाप। ये उच्च रक्तचाप क्या है और कैसे होता है, इस पे चर्चा थोड़ा सा कर ले हम लोग। उच्च रक्तचाप, इसका इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है। तो जो लो और हाई ब्लड प्रेशर होता है, हम लोग सिर्फ ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जनमानस को थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस आ जाए, यानी जागरूकता कार्यक्रम है ये। हम कोई डॉक्टर नहीं, आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको जागरूक करने आए हैं। थोड़ा सा आपके अंदर जागरूकता आएगी ना, तो आप अपने आप को बचा पाएंगे। हमारा उद्देश्य ही है कि आपको जागरूक करना, और जागरूक होंगे अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। क्योंकि क्या होता है, परिवार से ही हमारा समाज बनता है, समाज से गांव बनता है, गांव से हमारा क्या बनता है, पंचायत बनता है, पंचायत से हमारा प्रखंड, प्रखंड से हमारा जिला, जिला से राज्य, और राज्य से देश बनता है। तो आइए चर्चा करें हम लोग। उच्च रक्तचाप जो होता है, यह हमारा ब्लड के प्रेशर से बढ़ने से होता है। यह हमारा अनियमित दिनचर्या से होता है, हमारे खान पान में बदलाव से होता है। इस बीमारी को होने से हमारा सर में क्या करता है, चक्कर देता है, हम बेहोश हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, समझ गए ना। हमारा कलेजा धड़कने लगता है बहुत तेजी से, और हम थोड़ा सा काम करते हुए भी थक जाते हैं, पूरा हमारा शरीर पसीने पसीने हो जाता है। जो पहले हम काम करते थे उससे हमारा काम का गुणवत्ता गिर जाता है। ये किससे होता है, उच्च रक्तचाप से होता है। तो उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, हमारे पास में बहुत सारी जो हमारी औषधियाँ हैं वो हमारे किचन में उपलब्ध हैं। हम चर्चा आगे करेंगे कि कैसे हम इस पे नियंत्रण पा सकें, क्योंकि उच्च रक्तचाप बहुत बड़ी बीमारी तो है, लेकिन उसे अगर आप चाहें तो उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ऐसा जीवन शक्ति है, ऐसा जीवन शक्ति है जिसे हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। उस इम्यूनिटी को अगर आपने बूस्ट करके रखा तो आपका क्या होगा, आपका लाइफ
बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा, बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो भी आपके ऊपर प्रहार होगा बाहरी, उसे आपका इम्यूनिटी रक्षा करेगा सैनिक बन करके, और आपको ठीक रखेगा। अगला है डायबिटीज यानी मधुमेह। मधुमेह की बीमारी जो होती है वो भी अक्सर लोगों में आज व्याप्त हो रहा है पर्याप्त रूप से। मेरे ख्याल से बहुत संख्या इसकी बढ़ रही है दिनों दिन। तो मधुमेह जो होता है यह होता इस क्यों है, इस पे थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करें। जो हमारा शरीर है, यानी जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है वो सेल से बना है। सेल आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कोई नई जानकारी नहीं है। आपके जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा उसमें सेल के विषय में जानकारी दिया गया होगा। छोटा सा हम अपने उदाहरण देकर समझा देते हैं। जिस तरह से ये भवन बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है ना। हर एक ईंट को जोड़ करके घर बना हुआ है। ठीक उसी तरह से एक एक सेल को जोड़ करके हमारा शरीर जो है, एक एक सेल को जोड़ करके मेरा शरीर बना हुआ है। हम सबका शरीर जिस तरह से घर की छोटी इकाई ईंट है, उसी तरह से हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। उसी कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना है। तो उस कोशिका को हर पल क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तभी हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो उस एनर्जी के लिए हमें जो हमारा शरीर है, जो सिस्टम है, वो कार्य कैसे करती है, थोड़ा बहुत ही रोचक ये टॉपिक है, थोड़ा समझेंगे इसको। जैसे जो भी हम खाते हैं वो शरीर में जा करके वो, आप सिंपल भाषा में समझे, चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी शर्करा, चीनी समझिए, चीनी सबको समझते हैं। चीनी में कन्वर्ट होने से चीनी क्या करता है? चीनी का ही काम है शरीर में ऊर्जा को देना। जैसे शरीर में हमने जो कुछ भी खाया वो मेरे शरीर में गया, वो उसको जो ये इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारा जो अग्न्याशय होता है, क्या ये वो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, तो अग्न्याशय यहाँ पे होता है। अग्न्याशय क्या करता है? इंसुलिन का स्राव करता है, और इंसुलिन उस चीनी को ले करके और हर सेल के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। यानी हमारा शरीर हर क्षण क्या करता है? एक चीनी का कतरा उस सेल में डालता है। इंसुलिन क्या है? उस सेल का चाबी है। जानते हैं ना, चाबी से ही ताला खुलता है ना। तो सेल को खोलने के लिए काम कौन करता है? इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन सेल को खोलता है और एक कतरा चीनी हमारे रक्त के द्वारा सप्लाई होकर के उस सेल के अंदर चला जाता है, और जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन उसमें चला जाता है, और ऑक्सीजन और शुगर के चीनी के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। लगता है कि हम एनर्जेटिक हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, जितने भी क्रिया कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ये सारा चीज ये शुगर का ही देन है। तो ये क्रिया तो हमारा चलते रहता है। कब? जब हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन कम कर देता है, तो यही शुगर हमारे शरीर में जाकर के और ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। जब ये ब्लड में बढ़ने लगता है तो जो हमारा इंसुलिन है उसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। नतीजा हमारे शरीर को सप्लाई नहीं जाता है सही से मात्रा में चीनी, वो ब्लड में ही रुका रह जाता है। नतीजा हम बेचैनी आ जाते हैं, बेचैनी हो जाते हैं, सर में चक्कर आ जाने लगता है, हम उलट जाते हैं, यानी सारे शुगर के लक्षण प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हमें हो जाता है डायबिटीज। तो इसको कैसे, डायबिटीज को हम लोग रोकें, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि डायबिटीज को भी हम लोग कैसे रोकें। अगला है तीसरा नंबर पे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो हमारा शरीर में जो धमनी है जिससे हमारा रक्त का संचार होता है, रक्त उसमें दौड़ता है। तो जो रक्त हमारा दौड़ता है ना, जो हमारी सभी नालियां हैं उसी में तो रक्त दौड़ता है। तो उस नली के अंदर में जो चर्बी का परत, सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि हम यहाँ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं। तो जो जितनी भी धमनियां हैं उसमें चर्बी का परत अंदर ही अंदर अगर जमा होना शुरू हो जाए, आपका जो नली है वो संकरी होने लगे, यानी कि पतली होने लगे, तो समझिए कि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया।
आप टेस्ट कराते हैं, आता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी क्या आपके रक्त में चर्बी की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जागरूकता जरूरी है ना, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। तो जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे शरीर में, वो होता इसलिए है कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे हम क्या लेते हैं? फैट लेते हैं ना। फैट जो होता है वो अच्छा फैट भी होता है और बुरा फैट भी होता है। तो अच्छा फैट अगर हम ले रहे हैं तो हमारा शरीर तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बुरा फैट ले रहे हैं, बैड ले रहे हैं फैट, तो वहां क्या होगा? वहां पे हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जाके उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। फैट जो होता है उसमें 3 तरह का होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे ओमेगा 3, 6 और 9 पे। और इसका बैलेंस अगर कर दिया जाए तो हमें ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो आगे इस कोलेस्ट्रॉल के होने से हमारा हृदय क्या होगा? उसको अधिक मेहनत करना पड़ता है। डायबिटीज होने से क्या होगा? हृदय को अधिक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि चीनी हमेशा उस हृदय में जा रहा है और उच्च रक्तचाप हमारा बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ रहता है। तो सारे के जड़ से हमें क्या हो जाता है? हृदय रोग। और हमारा हृदय क्या है? धीरे धीरे कमजोर होना लगता है। हृदय कमजोर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मधुमेह होगा, हृदय भी कमजोर होगा। मधुमेह होने पर तो दोस्तों हमारे शरीर का सारा अंग का सत्यानाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चीनी की मात्रा सारे अंगों में बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा आंख डैमेज होगा, हमारा ये हृदय डैमेज होगा, हमारा फेफड़ा डैमेज होगा, हमारा किडनी डैमेज होगा, यानी हर अंग पर क्या होगा? ग्रहण लग जाता है। समझ गए? इसलिए हमको इनसे बचना है। अगर हम इन समय रहते नहीं बचेंगे तो हमारा क्या होगा? आगे हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी जो संख्या है, एक सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि हर भारत में से 10 में से 1 व्यक्ति इन सारे बीमारियों में से कोई ना कोई ग्रसित जरूर है। तो आने वाली स्थिति कहीं इससे ज्यादा ना हो जाए, इसलिए आप जागरूक हों और आप अपने आप को स्वस्थ रखें, ताकि अपने आप को आप देश का रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सत्र में जानेंगे, बीमारियों से बचना है तो पैदल चलिए। एक स्रोत है, ये प्रिवेंशन नाम की संस्था है। प्रिवेंशन नाम की संस्था इसका सर्वे किया था बहुत सारे लोगों पर, करीब 50,000 लोगों पे सर्वे किया गया था। और उनका सर्वे ये यहाँ पर दिया हुआ है कि बीमारियों से बचना है तो पैदल चलिए। पैदल चलना दोस्त एक ऐसा चीज है साथियों, एक ऐसा चीज है जिससे आप बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा आप बच सकते हैं। उनमें से एक है पैदल चलिए। हम आपसे चर्चा सिर्फ वही करेंगे आज। मैं शुरू में बताया कि मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, चर्चा में वही करूंगा जो आपको आसानी से हो जाए, जो आप दैनिक रूटीन में करते हैं। बस थोड़ी सी बदलाव, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और थोड़ा सा बदलाव तो कर ही सकते हैं ना, ज्यादा बदलाव कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो देखते हैं उसमें से आता है कि ये खाना वो खाना वो खाना वो खाना वो खाना, नतीजा क्या है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको आप जो रूटीन कर रहे हैं बस उसी रूटीन में थोड़ा सा उसका बदलाव कर करके और आप अपने आप को और ज्यादा हेल्दी स्वस्थ रह सकते हैं। हम जो आज आपको बता रहे हैं कि आप तो पैदल चलते हैं ना, नहीं चलते हैं, बस चलते हैं, तो पैदल चलने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका में बदलाव बस आपको अच्छा बना देगा। आइए जानते हैं सर्वे क्या कहता है। अरसे से कहा जाता है कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ये कितना अच्छा है जरा खुद देख लीजिए। दिमाग, जो हमारा दिमाग है, तो दिमाग सप्ताह में 2 घंटे चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक घट जाता है। ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी खत्म हो जाता है लगभग, या लकवा मार देता है, पैरालाइज्ड हो जाता है आदमी। तो सप्ताह में 2 घंटा, आपको जान के हैरानी होगी, सप्ताह पूरा कितना होता है? 7 डेज का होता है ना। 7 डेज में 2 घंटा चल लीजिएगा तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% घट जाएगा आपका, है ना खुशी की बात। आगे याददाश्त, सप्ताह में अगर आप 3 बार
40-40 मिनट की चहलकदमी कर लेते हैं तो दिमाग आपका तेज होगा। समझ गए? बस सप्ताह में आप 3 बार 40-40 मिनट का हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? मूड, दिन में अगर आप 30 मिनट चलेंगे तो डिप्रेशन का खतरा 36% नीचे आ जाएगा। अब बताइए, आपका मूड जो है, अगर दिन में आप 30 मिनट चल लिए तो आपका क्या होगा? 30% मूड आपका अच्छा हो जाएगा। दिल, हफ्ते के ज्यादातर दिन 30 से 60 मिनट की चहलकदमी दिल के दौरे खतरा घटा देती है। हफ्ता में आप अगर क्या करते हैं, 30 से 60 मिनट अगर चल जाते हैं तो आपका जो है ये दिल का जो आपका दौरा होता है, हार्ट अटैक होता है, वो आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबी उम्र, हफ्ते में अगर 45 मिनट पैदल चलना आपकी जिंदगी को कम से कम 2 साल तक बढ़ा देता है। अगर आप हफ्ते में 75 मिनट तक अगर आप चल जाते हैं तो आपकी उम्र जो है 2 साल बढ़ जाती है। हड्डियां, सप्ताह में 4 घंटे चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 43% तक कम हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ना? वजन, हर दिन 1 घंटा चलेंगे तो मोटापे का डर 50% खत्म हो जाएगा। अगर आप मोटे होने से डर रहे हैं तो आप रोज 1 घंटा कम से कम पैदल चलिए, आपको मोटापा 50% कम हो जाएगा। सेहत, हर दिन 3500 चलने से डायबिटीज का खतरा भी 29% नीचे हो जाता है। मतलब हर दिन आप 3500 कदम अगर चलते हैं तो आपका डायबिटीज का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। यह स्रोत किसका है? प्रिवेंशन का स्रोत है और हमें चलना चाहिए। तो थोड़ा सा समझे इसको, चलना कैसे चाहिए। कुछ नहीं, अपने दोनों हाथ जो है ना, इसको बस चहलकदमी भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसको जरूर उठाइए और इसको भी जरूर उठाइए, ऐसे ऐसे। ये चलने का तरीका है। ऐसे ऐसे हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे या हम ऐसे चलेंगे, यानी दोनों हाथ का मूवमेंट दे करके हमें चलना है। आपकी मर्जी, आप जितना चलें। आप इनमें से जो बीमारियां खत्म करना चाहते हैं उतना चलेंगे, आपकी बीमारियां खत्म होगा। अच्छा है ना दोस्त? चलिए अब आगे के सत्र में ले चलते हैं आपको। अब हम इस सत्र में जानेंगे कैसा हो रूटीन। रूटीन समझते हैं ना, दैनिक क्रिया, सिंपल। तो हमारा रूटीन कैसा हो, थोड़ा सा फॉलो करेंगे इसको। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आप इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को भी दिखाएं, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है रूटीन का फॉलो करना और समझना कि हम और हमारा स्वास्थ्य क्या है। अगर हम नहीं अभी सजग होंगे तो भविष्य में हमारा बीमारियां क्या करेगी? बहुत डराएंगी ही नहीं, पकड़ के बैठ जाएंगी। और एक बार बीमारी लगा तो अपने आस पड़ोस से समझ लेंगे कि भाई आपको डायबिटीज और आपको ब्लड प्रेशर हुआ है। तो क्या हुआ है बताएंगे आपको वो लोग कि हमें मेडिसिन जो है ना वो परमानेंट लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिसिन जो है ना वो कंटिन्यू लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाता है दोस्त। तो आप अगर इस नियम को अपना रहे हैं तो पता है आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है। और आप सदा स्वस्थ रहेंगे, खुशी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और दवाइयों पर खर्चा क्या होगा आपका? कम ही नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस रूटीन को हम कैसे फॉलो करना है, क्या क्या है, जरा समझें उसको। कैसा हो रूटीन? 4 या 4:30 में उठ जाएं। जो हमारा उठने का समय है वो सुबह के 4 AM यानी मॉर्निंग 4 बजे या 4:30 बजे हमको उठ जाना है। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए इच्छा भर पानी पिएं। कुल्ला करके मना इसलिए कर रहे हैं कि जो रात भर हम सोए हुए हैं ना, तो हमारे मुंह में बहुत ही गुड बैक्टीरिया समझते हैं सब लोग, समझने की आवश्यकता नहीं है। गुड बैक्टीरिया, बैड नहीं, गुड बैक्टीरिया और एंजाइम्स वो हमारे मुख के अंदर में क्या होता है, वो स्टॉक हो जाता है। और हम बिना कुल्ला के अगर पानी पीते हैं तो सारे हमारे शरीर में जाता है, जाके हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत बड़ा इसमें राज छुपा हुआ है। तो हमें क्या करना है? जितना मन करे उतना पानी पीना है।
आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं या गर्म पानी पी रहे हैं, कुछ भी पी सकते हैं। बाध्यता नहीं है कि आप गर्म पानी ही पिए या ठंडा पानी पिए। मेरा जो यहाँ पर नियम बताया जा रहा है, ये सारे नियम आपके बस में है, आप उसे कर सकते हैं। इसके बाद शौच के लिए जाएं और शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धोएं। शौच से जब आप आते हैं तो आपके हाथ साबुन से धुलने चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम मानव मल में कई लाख बैक्टीरिया तथा कई करोड़ वायरस होता है। आप वायरस जान रहे हैं ना, कोरोना वायरस बहुत फेमस वायरस का नाम है। जान रहे हैं ना कि एक सुई के नोक यानी एक बिंदु कलम से अगर कहीं लगा दें तो उसमें कई अरब वायरस उसमें होता है। तो वायरस जो है वो मानव मल में 1 ग्राम अगर मानव मल है तो उसमें कई लाख बैक्टीरिया और वायरस होता है। इसलिए हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, कम से कम 20 सेकेंड तक रगड़ करके झाग बना करके तब पानी से धोएं। हाथ धोने का तरीका भी आपको पता ही हो चुका है, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग करीब कुछ सीख गए हैं कि हाथ कैसे धोया जाता है। अच्छी तरह से ब्रश करें। जो ब्रश करना है ना, या दातुन करना है, कुछ भी कीजिए, ब्रश कीजिए, दातुन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको अच्छी तरह से करना है। और सोने से पहले भी ब्रश करके सोएं। सोने से पहले ब्रश करके इसलिए सोना चाहिए क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको पानी तो पीना है ना। कौन सा पानी? इच्छा भर पानी पीना है। वो पानी पीने के लिए क्या बैक्टीरिया एंजाइम को शरीर के अंदर लेना है। तो रात में जब ब्रश करके साफ कर देंगे तो अच्छा एंजाइम और बैक्टीरिया मुंह में आपका स्टॉक हो जाएगा। और ब्रश नहीं करेंगे रात में सोने के समय तो क्या होगा, आपका एंजाइम और बैक्टीरिया आपका अच्छा नहीं रहेगा। समझ गए? तो यह एक बहुत बड़ा चीज है, इसलिए आप याद रखें, रात को सोने के पहले ब्रश जरूर कर ले, तब आप सो जाएं। स्नान साबुन से करें। आप स्नान जो करते हैं उसमें साबुन का प्रयोग अवश्य करें। मैं नहीं कह रहा कि मुल्तानी मिट्टी लगाएं, ये मिट्टी लगाएं, वो मिट्टी लगाएं, मिट्टी से लगाएं, सिर पे साबुन नहीं। साबुन लगाइए, साबुन बना किस लिए? लगाने के लिए ना। समझ गए? तो आप साबुन लगाएं, साबुन लगाकर स्नान करें। हाँ, अच्छी क्वालिटी की साबुन होनी चाहिए, इसमें कास्टिक वगैरह ज्यादा नहीं हो। समझ गए? अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये चीज लगाइए तो खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे और क्या होगा, आप कहेंगे ये नियम तो फॉलो हो नहीं रहा, और फिर मेरा बताने का स्वास्थ्य रहने का जो स्वस्थ रहने का तरीका है तो बेकार हो जाएगा ना। इसलिए आप साबुन लगाएं, लेकिन साबुन रोज लगा के नहाना चाहिए, क्योंकि हमारा 24 घंटे में हमारे शरीर से बहुत सारा बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के ऊपर आ जाता है, जिसे साबुन से धुलना बहुत जरूरी है। समझ गए? सप्ताहांत में 1 दिन तेल की मालिश कर 1 घंटे के बाद स्नान करें। सप्ताह में 1 दिन, किसी दिन को पकड़ लें, सोमवार, मंगलवार, जिस दिन आप अपने आप को ज्यादा फ्री महसूस करें तो अपने पूरे बॉडी पर तेल की मसाज जरूर करें। क्यों करें? क्वेश्चन तो जरूर आएगा ना मन में, आखिर क्यों करें, क्या इसका बेनिफिट है? मैं बेनिफिट बताते चल रहा हूं आपको। मसाज इसलिए किया जाता है कि जो हमारा शरीर में छोटा छोटा जो कोशिका है, जो सेल है, जो बना हुआ है, किस चीज से? शरीर सेल से बना हुआ है। सारे शरीर पर जब आप मसाज देते हैं ऑयल को लगा, क्योंकि बिना ऑयल का आपका हाथ उस पर क्या होगा, वो स्लाइड नहीं करेगा, छालेगा नहीं। आराम से उसको लगाने पर जब आप उसको रगड़ रगड़ के जब उसको मसाज करेंगे बॉडी पर अपना, तो क्या होता है, सारा सेल जो है उसका एक्सरसाइज होता है। समझ गए? और सारे सेल से टॉक्सिन्स यानी जो विजातीय पदार्थ है वो निकल करके बाहर हो जाता है। आपको जो चमड़ा के ऊपर आ गया है वो बाहर हो जाएगा, या आपके ब्लड में जो होगा वो ब्लड के द्वारा, आपके यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा बाहर हो जाएगा। तो सप्ताह में 1 दिन की मसाज जरूरी है हर किसी के लिए। आप जानते हो जब बच्चा पैदा होता है, छोटा शिशु होता है, तो उसे प्रथम के 2-3 साल तक उसे तेल 2 बार 3 बार लगाया जाता है। हमारी दादी माँ लोग लगाती हैं ना। क्यों लगाती हैं? उसका रोल वही है, आपका शरीर का पोषण होता है, यानी मालिश करना भी शरीर का पोषण होना है। खैर अपने यहाँ इंडिया में तो उतना महत्व लोग नहीं दे पाते कि इंडिया की ही पद्धति है ये। हमारे पद्धति को दूसरे देश अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे पश्चात देशों में आप जाकर के देखें तो वहाँ मसाज पार्लर हैं, जहाँ व्यक्ति जाकर के तेल मसाज करा करके अपने बॉडी को रिलैक्स करता है। समझ गए? तो अपने घर पे ही खुद मसाज करें
तेल लगा करके सप्ताह में 1 दिन उसके मसाज के 1 घंटे के बाद स्नान करें। तुरंत नहीं करें, क्योंकि आपका तेल क्या है, वो टॉक्सिन्स को छोड़ रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। सैर पर जाएं, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर अवश्य टहलें। सैर पे जाना, सुबह सुबह घूमने निकल जाए और घूमने निकल करके 2 से 3 किलोमीटर टहल करके रोज रोज जरूर आएं। टहलना इजी है, हर कोई टहलता है, अगर नहीं टहलेंगे तो कैसे काम चलेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है ना, टहलना जरूरी है, टहल करके आए। अगर नहीं टहलने का मन कर रहा हो बाहर में, अपने बरामदे में टहल लें, समझ गए, टाइम लगा के, ठीक आधा घंटा टहलेंगे, आधा घंटा चहल कदमी कर ले, तेजी से हो गया टहलना। व्यायाम करें, व्यायाम तो खैर बहुत ही सिंपल है, बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग करते हैं। जिस तरह का आपको इजी व्यायाम से एक छोटा सा बात कहना आपको चाहेंगे, और योग से, कि व्यायाम और योग वही करें जो आपको आता हो, सही ढंग से आता हो। जो आपको व्यायाम और योग सही ढंग से नहीं आ रहा हो उसे नहीं करें, वरना उसका रिएक्शन होता है। क्योंकि व्यायाम किया जाता है शरीर के सुदृढ़ीकरण के लिए, और शरीर सुदृढ़ ना होकर शरीर विकृत हो जाएगा अगर आप व्यायाम और योग को सही ढंग से नहीं करेंगे तो। ठीक है ना, तो व्यायाम और योग सही ढंग से करेंगे। ठीक है, नाश्ता हर हाल में 8 बजे तक अवश्य कर लें। रात भर जो हमारा बॉडी रिलैक्स हुआ है, तो 8 बजे हमें नाश्ता अवश्य कर लेना चाहिए। इसको गांठ पढ़ ले कि 8 बजे तक नाश्ता अवश्य हो जाना चाहिए, भले ही वो कुछ न कुछ क्यों ना हो, जो भी हो आपके साथ अवेलेबल, रोटी हो, चावल तो हो, कुछ भी हो, आप फल फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी हो, सत्तू हो, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, नाश्ते में एवं खाने में अंकुरित अन्न, फल, सलाद इत्यादि अवश्य शामिल करें। अंकुरित अन्न तो हर कोई जानते हैं ना, स्प्राउट, जो अंकुरन हो जाता है उसको खाना है। इसके बाद अन्न सबको जानते हैं, चावल दाल तो हर कोई खाता है, बिना चावल दाल खाए कोई तो रहता नहीं है। रोटी, फल सभी को लोग जानते हैं, जो मौसम में सारे फल आते हैं। और सलाद जो रूट होता है, मूली हुआ, चुकंदर हुआ, गाजर हुआ, आपको जो भी चीज सलाद के रूप में मिल रहा है वो आप जरूर से जरूर उसको प्रतिदिन आहार में जरूर शामिल करें। दोस्तों, ये महंगा खाना नहीं होता है। छोटी सी बात आपके मन में आएगी कि बहुत महंगा पड़ जाएगा, ये सारी चीज को हम एडॉप्ट करेंगे, लेंगे, खाएंगे तो मेरा बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई ज्यादा बजट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो मन में बैठा हुआ होगा किसी के लोग का कि नहीं बहुत ज्यादा बजट होता है, आप कभी एक बार इसका रूटीन बना के तो देखें, आपको जो है खाने पे, आपके पूरे परिवार पे ज्यादा बजट नहीं आता है, आपके बजट के अंदर होगा। जरूरी नहीं है कि हम महंगे सामान ही करें, बाजार में हर सामान हर लोग के लिए अवेलेबल है। सस्ते चीज को इस्तेमाल कीजिए, गाजर लाइए ना, खीरा लाइए ना, बहुत सस्ता है और एक अच्छा सलाद का स्रोत है वो, समझ गए। आपने दैनिक ड्यूटी पर जाएं, इसके बाद क्या करें, नाश्ता पानी कर लिए, अपने दैनिक ड्यूटी पर चले गए, क्योंकि हर कोई को हर काम तो करना ही है ना। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच लंच करें। जो लंच करने का समय है वो 1 से 2 बजे, हर जगह लंच होता है, लंच भी अवश्य करें। 4 से 5 बजे के बीच हल्का स्नैक्स लें, और जब 4 से 5 बजे का जो समय होता है उस समय हल्का सा स्नैक्स मतलब कोई भी खाना, छोटा सा खाना, हल्का खाना जरूर लें, स्नैक्स जरूरी है। रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले अवश्य कर लें। जो रात का खाना हम खाते हैं, अगर हम 9 बजे सोना है तो हमें 7 बजे अवश्य खाना खा लेना चाहिए। अगर 10 बजे सोना है तो 8 बजे खाना जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद 2 घंटा आपको नहीं सोना चाहिए रात के खाने में। क्यों? क्योंकि खाने से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना आपका सड़ जाएगा और आपके बॉडी को नहीं लग रहा है, यानी आपका रात का खाना वो वेस्टेज जा रहा है प्रतिदिन, नतीजा आप कमजोर होते चले जाएंगे। आप जो सुबह में ही खाए हैं वही शरीर को लग रहा है, बाकी खाना रात वाला आपका वेस्टेज होकर बाहर हो जा रहा है। तो आप क्या करें, खाना को रात में सोने से 2 घंटा पहले खाएं। रात को जल्दी सोएं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद अवश्य लें। रात को आपको जितना जल्दी हो सके अपने काम को खत्म करके सो जाएं, और सुबह क्या करें, जल्दी उठें। यदि 4 बजे उठना है तो आप समय देख लेना कि 7 से 8 घंटे की नींद हमें पूरी होनी चाहिए, उसी हिसाब से अपना रूटीन तय करें और जल्दी सोएं और जल्दी उठें। समझ गए। जरूरी नहीं है कि हाँ कि आज 8 बजे सो गए तो कल 12 बजे सोएंगे, नहीं।
एक समय फिक्स होना चाहिए कि 7 से 8 में, 8 से 9 में सो गए। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं पूरा होगा तो भी शरीर बीमार पड़ेगा आपका। शेविंग, नाखून एवं बाल हमेशा आवश्यकता अनुसार कटवाएं। जो शेविंग है, नाखून है, बाल है, वो जब जब आवश्यकता होता है तब तक आप कटवाएं। ये तो आप लोग कटवाते ही होंगे, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा खुश रहें, ये थोड़ा टफ है, हमेशा खुश रहना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेंशन होते हैं ना, तो टेंशन में खुश नहीं रहते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हमेशा खुश रहें, क्योंकि टेंशन लेने से उसका कोई निदान नहीं है। हम तनाव पे, टेंशन पे आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि टेंशन फ्री हम कैसे रहें। उसका वीडियो आपके पास आएगा कि तनाव और क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें। मुस्कुराते रहें, जब भी रहें मुस्कुराते रहें, कभी कभार खुल के हंसे, और हंसी जो है दिन में कभी कभार आप खुल के आप कोई वीडियो देखें, आप कोई अच्छा चीज लग रहा है जिसमें आपको हंसी आ रही हो, तो अपने हंसी को रोके नहीं, खुल के हंसे, क्योंकि खुल के हंसने से भी आपका क्या है, डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, जो मस्तिष्क में स्रावित होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब अगला सत्र में आपको कुछ आगे जानकारी देंगे। ठीक है, अब इससे आगे इस सत्र में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्त साथियों, जल से इलाज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं वैसे टॉपिक पे आपको बताऊंगा, वैसे टॉपिक पे आपको मैं जानकारी दूंगा जो आपके बस में है, आप उसे कर सकते हैं। जल से इलाज का मतलब है अपने शरीर की सर्विसिंग जल से करना। बिल्कुल सिंपल है, और इतना सिंपल है ना कि आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इतना सिंपल सा चीज की जानकारी मुझे नहीं थी। समझ गए ना। और वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करके, यह रिसर्च जापान का है। जापान आप जान रहे हैं बहुत समृद्ध देश है, बहुत खुशहाल देश है। वहाँ के लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बीमारियों से बहुत ज़्यादा मुक्त रहते हैं। ये उनका फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारा भारत भी कम नहीं है, लेकिन अभी हमारे भारत का जो जीवन प्रत्याशा है, यानी जीने की जो आयु है, वो कम हो गई है, घट गई है। क्यों? शुरू में बताया था आपको, अनियमित दिनचर्या, और क्या, अनियमित दिनचर्या और खान पान की गड़बड़ी के कारण। आइए अब हम जल चिकित्सा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक पैथी में डॉक्टरों ने पानी के जरिए इन बीमारियों का सफल इलाज किया है। आश्चर्य की बात है, कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन सी बीमारियां में कैसे इलाज हुआ है जल चिकित्सा से। और वो इलाज ऐसा है, जड़ से खत्म करने वाली इलाज। हैरत की बात है, जड़ से खत्म होती है। बिल्कुल अविश्वसनीय और अकल्पनीय लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि हम दवा के गुलाम हो चुके हैं और बिना दवा हम ठीक भी नहीं होते हैं। हमारे मानसिकता में ये घर कर गया है कि जब तक हम दवा नहीं खाएंगे हम ठीक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो एक प्राण शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, वो क्या है, वो हमारे शरीर को खुद से खुद ठीक करती रहती है। हम दवा तो लेते हैं इसलिए कि हम जल्दी ठीक हो, समझ गए ना। और अगर अधिक दवा के हम गुलाम अगर हो गए तो बस गुलाम उसके बने रहेंगे हमेशा आपको दवा खाना ही खाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप दवा छोड़ दें, लेकिन आप अगर इस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि दवा की मात्रा धीरे धीरे कम होते होते एक दिन शून्य पे आ जाए और आप स्वस्थ होने लगें और बिल्कुल पहले की तरह आप हो जाए। बिल्कुल पहले जैसे आप जन्म लिए थे तो आप बीमार तो नहीं थे ना। आपने बीमारी को कब धारण किया? जब आप बड़े होते चले गए, आपके दिनचर्या में कुछ ना कुछ कमी होते चली गई, आपके न्यूट्रिशन वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी होती चली गई, नतीजा आप बीमार पड़ने गए। न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म देती है, समझ गए ना। तो आइए पहले जल चिकित्सा पर चर्चा करते हैं, फिर आगे हम न्यूट्रिशन पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक पैथी डॉक्टरों ने पानी के जरिए इन बीमारियों के इलाज का सफल किया है। कौन कौन सी बीमारियां हैं? लकवा, बेहोशी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, बलगम, खांसी, दमा, टीबी, मेनिंजाइटिस, जॉन्डिस, जिगर, लीवर की बीमारी, पेशाब की बीमारियां, एसिडिटी, गैस,
पेट दर्द, कब्ज, डायबिटीज, बवासीर, आंख, नाक व गले की बीमारी इत्यादि में ये जल से इलाज संभव है और ये सिद्ध किया हुआ है। तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे अपना सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना ही है, खाना खाने से 45 मिनट पहले एवं खाना खाने के 1 घंटे बाद 2 गिलास पानी पीना है। बीच में कुछ नहीं खाना है या कुछ नहीं पीना है। तरीका जान गए ना, कितना सिंपल है। आप बस खाना खा रहे हैं, सपोज करते हैं 1 बजे आपको खाना खाना है, तो 45 मिनट पहले कितना हुआ? 12:15 पे 2 गिलास जल पिएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, फिर 2 घंटा कुछ नहीं खाना पीना है, कितना? 1 के बाद 2, 3 बजे पानी पीना है। 12:45 में 2 गिलास पानी, बीच में कुछ नहीं, 1 बजे खाना, फिर जाकर के 3 बजे पानी पीना है। बस सिंपल है। इसे कितना दिन? आप कम से कम 21 दिन करके तो देखें, रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? 21 दिन करिएगा, रिजल्ट आना आपका शुरू हो जाएगा। और अगर आपके शरीर में परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाए कि हाँ हमें अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसको आप कंटिन्यू कर देंगे। और सबका शरीर का चूंकि बीमारी अलग अलग होता है, क्षमता अलग अलग ठीक होने का होता है, तो जैसे ही आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। फायदा क्या है इसका? बीमारी चाहे कोई भी हो, बहुत जल्द लाभ मिलता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, इस तरह का बहुत जल्द लाभ मिलता है। शरीर का सर्विसिंग हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर करता है तो बीमारी कोसों दूर रहती है। यह जो चीज है वो साल में 1 बार, अगर आप 21 दिन के लिए स्वस्थ व्यक्ति हैं तो कर रहे हैं तो आपको फायदा करेगा। या आप जो भी बीमार हैं वो करेंगे तो उनका शरीर क्या होगा? रिसाइकलिंग हो जाएगा, शरीर उनका स्वस्थ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह काम कैसे करता है, थोड़ा चर्चा करें इस पे हम लोग। यह काम ऐसे करता है कि जब हम 45 मिनट पहले पानी पीते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको बहा करके एक साथ ले जा करके और हमारे जो बाहर करने का जो तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र को दे देता है। समझ गए? फिर हम खाना खाए तो खाना खाने के बाद क्या होगा कि जितना भी न्यूट्रिशंस है आपके खाने का, वो क्या होगा? वो सारे बॉडी को सप्लाई करेगा। और न्यूट्रिशन जब सारे बॉडी को सप्लाई कर देगा तो आपके शरीर में परफेक्ट न्यूट्रिशन जा रहा है। और फिर हम क्या करते हैं? 2 घंटे तक उस न्यूट्रिशन को शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर क्या करते हैं? 2 घंटे के बाद जब पानी पीते हैं तो जो न्यूट्रिशन का टॉक्सिन्स होता है, वो सारे टॉक्सिन्स 2 घंटे के बाद पानी पीने से वो सारे टॉक्सिन्स एकत्र होकर के और पेशाब के जरिए बाहर हो जाता है। सिंपल फंडा समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो करना क्या है कि जब खाना खाएं तो खाना खाने के बाद पेशाब करने जरूर जाएं, यूरिन का त्याग जरूर करें। उससे क्या होगा? जो टॉक्सिन्स हमने 45 मिनट पहले पानी पिया, वो टॉक्सिन्स इकट्ठा किया, वो सारे टॉक्सिन्स को खाना खाने के बाद यानी भोजनोपरांत आप यूरिन के जरिए बाहर निकाल दे रहे हैं। नतीजा क्या है? आपका शरीर डिटॉक्सिफाई होते जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अपना के तो देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अब आगे की आगे हम लोग अब जानेंगे एक सुपर फूड के विषय में। सुपर फूड समझ रहे हैं क्या आप लोग? वैसे तो प्रकृति में बहुत सारे सुपर फूड हैं, तो बहुत सारे सुपर फूड्स जिसको आप सभी जानते भी होंगे, और बहुत सारे सुपर फूड बहुत महंगे महंगे भी हैं। लेकिन एक ऐसा सुपर फूड है जो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सुपर फूड है, बहुत ही पावरफुल है। शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। अभी मैं उस सुपर फूड पर चर्चा करूँगा। अलसी एक सुपर फूड। अलसी नाम का एक बहुत ही छोटा सा वो दाना होता है जिसको हम फ्लैक्ससीड भी कहते हैं। वो क्या है? एक सुपर फूड है।
अपने आप में एक सुपर फूड है, वो पावर का खजाना है, वो हाई वोल्टेज है। कितना आगे बताऊंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 एवं फाइबर उसमें होता है। ओमेगा 3 और फाइबर अलसी में होता है। ओमेगा 3 जो होता है, ये जितने भी सुपर फूड हैं और अन्य सुपर फूड, वो सारे महंगे महंगे सुपर फूड हैं। जैसे सालमन मछली, या आपको आलमंड जिसको हम लोग बादाम कहते हैं, अखरोट है, वो सारे क्या है, काफ़ी महंगे महंगे हैं। लेकिन ये सुपर फूड जो है उन सारे के अनुपात में काफ़ी सस्ते सुपर फूड है ये, जो हर जगह सर्वसुलभ है, हर किसी को प्राप्त है और हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे लोग आप लोग करते भी आ रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। जिनको जानकारी नहीं है, जो नहीं जानते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उनको सुपर फूड हम उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि हमारी संस्था जो है सुपर फूड का उत्पादन भी शुरू कर चुकी है और सुपर फूड को हम लोग जन सेवा के लिए जागरूकता के तहत हम लोग बाई पोस्ट यानी डाक से भिजाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चर्चा करें ये सुपर फूड है तो क्या है। इसका दूसरा नाम है दैविक भोजन। क्या नाम है? दैविक भोजन। एक हमारे महात्मा गांधी हैं, आप लोग जान रहे हैं, हमारे बापू जो हैं वो कहे हुए हैं, जहां अलसी का सेवन किया जाएगा वह समाज स्वस्थ एवं समृद्ध रहेगा। यानी जिस समाज में अलसी का सेवन किया जाएगा वह समाज स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। क्योंकि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहां तरह तरह के फूड और सुपर फूड निकलते हैं, जिसमें अलसी का जिक्र महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं वो कहे हैं कि जहां जिस समाज में अलसी का सेवन किया जाएगा वह समाज काफी ही समृद्ध होगा और सुखी होगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि ओमेगा 3 क्या है, क्यों ओमेगा 3 को ज्यादा लोग उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 3 है तो क्या है। ये ओमेगा 3 आपके रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जो आपका इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करता है, ये मजबूत करता है, पहला। दूसरा, आंख, मस्तिष्क अवसाद, मानसिक रोग, स्मरण शक्ति, शैक्षणिक क्षमता, रक्तचाप, रक्त शर्करा नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल नियोजन, जोड़ों को स्वस्थ रखना, यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी किडनी और अन्य सभी हार्मोनल ग्रंथियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करता है। जितना बीमारी देख रहे हैं हमारे मित्र, ये सारे बीमारियां ही क्या करती है, हमारा शरीर कमजोर करती है। तो सारे बीमारियों पर जो हमारा यह है ओमेगा 3 क्या करता है, उस पे कमांड करता है, उसको नहीं होने देता है और उसको स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है। समझ गए? और इन्हीं सारी बीमारियों से हमारा शरीर डैमेज होने लगता है। तो सारे डैमेज को कौन बचाएगा? ओमेगा 3 यानी हमारा ये अलसी। ठीक है, अब देखिए बीमारियों का कारण क्या होता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या होता है, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के अनुपात का बिगड़ना है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 पहले बताया है आपको, ये दो होता है, दोनों के अनुपात अगर बिगड़ जाए तो बीमारियां होना तय है, निश्चित है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स का निर्माण करती है। हार्मोन्स समझ रहे हैं आप लोग? हार्मोन्स का मतलब एक छोटा सूक्ष्म ऐसा द्रव स्रावित होता है हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियों से, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों का क्या करता है, वो अच्छा रखता है और अच्छे रखने में सहायता प्रदान करता है। वो सारे हार्मोन्स को ठीक रखने का कार्य ये ओमेगा 3 करता है। और ओमेगा 3 और 6 का अनुपात जब बिगड़ जाएगा तो कौन कौन सा बीमारी होता है, जरा इसको भी सुन लें हम लोग। उच्च रक्तचाप हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का होना ओमेगा 6 बढ़ने के कारण होता है। ओमेगा 6 अगर बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा? आप जो तेल खाते हैं, फैट लेते हैं, उसमें ओमेगा 6 की मात्रा अधिक और बढ़ गई तो आपका उच्च रक्तचाप हो जाएगा। आपको हृदयघात यानी हार्ट अटैक आ सकता है। स्ट्रोक यानी आपको लकवा मार सकता है। डायबिटीज यानी आपको मधुमेह हो सकता है। मोटापा
यानी आपका मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा बढ़ने का कारण क्या होता है? ओमेगा 6 के बढ़ने के कारण। यानी अगर तेल यदि अधिक लेंगे आप तो आपका क्या होगा? ये अनुपात दोनों का नहीं मिलेगा, आपको मोटापा बढ़ जाएगा। समझ गए? गठिया, जो पैर में गठिया होता है ना, दर्द करता है चलने में, वो गठिया आपको हो जाएगा। अवसाद, यानी आप तनाव ग्रसित रहना शुरू कर देंगे। क्यों? अवसाद हो जाएगा, दिमाग में आपका अवसाद होना चलना शुरू हो जाएगा। दमा, कैंसर भी इसके बैलेंस के बिगड़ने से होता है। सेक्स की कमी, आजकल सेक्स की कमी जो है हमारे बहुत सारे युवा में पाया जाता है। हमारे युवक हैं 30 बरस के, 35 बरस के, 40 बरस के, 50 बरस के, उन लोगों में इसकी कमी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस का बिगड़ना है। बस जैसे ही उस न्यूट्रिशन को हम देंगे शरीर में, हमारा वो चीज़ ठीक हो जाएगा। हमें दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम उसी से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जानकारी अगर नहीं है तो हम भटकते ही हैं, और जानकारी अगर हो जाए तो भटकेंगे नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए करना क्या होगा? मात्र 30 से 60 ग्राम अलसी का सेवन करने से इन सभी रोगों से बचा जा सकता है। मतलब जिनमें ज़्यादा अगर बीमारी है, शरीर उनका ज़्यादा हैवी है, उनको कुछ अधिक मात्रा, जिनका शरीर कमज़ोर है और जिनका शरीर किस तरह का है उनको थोड़ा कम मात्रा। बस यही मात्रा का थोड़ा सा फर्क हो जाता है। मात्रा निर्धारित करने के लिए आप हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, मात्रा निर्धारित हम कर देंगे, अपना वजन लिखेंगे, अपना सब कुछ बताएंगे, हम बता देंगे। तो ये मात्रा से अगर अलसी का सेवन करेंगे तो क्या होगा? आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। अलसी जो है पोषक तत्वों का खजाना है। कैसे? तो जानकारी ली इसमें। अलसी में पोषक तत्व जो है, कैलोरी जो होता है वो 534 यानी 534 प्रति 100 ग्राम होता है। प्रोटीन अलसी में 18.29% होता है, यानी 18-18.5% के आसपास प्रोटीन होता है अलसी में। कार्बोहाइड्रेट 28.88% होता है, 28.88% कार्बोहाइड्रेट होता है, और वसा 42.16% होता है। अलसी में ओमेगा 3, अल्फा लिनोलेनिक एसिड 51.9 से 55.2% तक होता है। ओमेगा 6 जिसको लिनोलेनिक एसिड कहा जाता है वो 14.2 से 17% तक होता है। ऑलिक एसिड जिसको एकल असंतृप्त वसा कहा जाता है वो 18.5 माइनस से आपको 22.6% तक होता है। यानी इतना खजाना अलसी में पाया जाता है। आगे फाइबर 27.3%, विटामिन में थायमिन, विटामिन B5, B6, B12, B17, फोलेट, नाइसिन, राइसोफ्लोविन और विटामिन सी पाया जाता है। खनिज में कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलोनिन और जिंक। एंटीऑक्सीडेंट में लिग्नेन, लाइकोपीन, न्यूटीन और जियोजेंथिसिन। ये सारे चीज जो है ये किस में पाया जाता है? अलसी में पाया जाता है। इतना सारा चीज मेरे ख्याल से धरती पर जितने भी सुपर फूड हैं इतना इकट्ठा किसी में नहीं मिलेगा जितना कि आपको अलसी में मिलेगा। तो अलसी का सेवन आज से ही आप शुरू कर दें। अपने दैनिक खाने में अलसी का सेवन करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अगर अलसी आपको कहीं नहीं मिल रहा है, अलसी को खाने का तरीका है, इसको एक खास टेम्परेचर पर इसको फ्राई किया जाता है और फ्राई करके आप इसको चूर्ण बना करके खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसे आप गर्म पानी में घोल करके पी सकते हैं, आप इसे दाल में मिला के खा सकते हैं, आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, आप इसके सब्जी पर बुढ़क करके खा सकते हैं, सलाद में छींट के खा सकते हैं। आपको मन करे तो इसे ऐसे ही चम्मच से लेकर के खा सकते हैं। किसी भी तरह से खाने में ये काफ़ी पौष्टिक लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। यानी पौष्टिक तो ये है ही और टेस्टी भी है। तो इस टेस्टी और पौष्टिक फूड को अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप इन सारे बीमारियों से बचे रहेंगे और आप अपना स्वस्थ जिंदगी बिताना शुरू कर देंगे। अगर
आपको ये अलसी कहीं नहीं मिल रहा हो तो हमारी संस्था अलसी का निर्माण करती है। आपको बाई पोस्ट यानी डाक के जरिए आप अपना पता भेजेंगे, हमारी संस्था अलसी को आपके पते तक बाई पोस्ट अच्छी से पैकिंग कर करके और पोस्ट पार्सल के द्वारा आपके घर तक पहुंचा देगी और आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा फूड है। आप कमेंट बॉक्स में आप अलसी के विषय में लिखेंगे, ऑर्डर करेंगे हमें अपने पूरे पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, हम आपसे संपर्क करके अलसी आप तक पहुंचवा सकते हैं और आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट में मिले तो मार्केट में लेकर के कीजिए। चलिए अब हम आगे जानेंगे। मित्र साथियों, अब हम अगला चर्चा करेंगे आरोग्यम चूर्ण के विषय में। जैसा कि हम पिछले बहुत सारे चर्चा में जान चुके हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे अच्छा रहेंगे। तो स्वस्थ और अच्छा रहने के लिए एक चीज मैं आपको बताया था पहले भी कि हमारी बॉडी का सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है। साल में कम से कम एक बार, जैसे आपका साल सत्र शुरू होता है ना, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो आप एक समय फिक्स कर लीजिए। किसी महीना में, किसी एक महीने को आप ले लीजिए। उस महीने में आपको करना क्या है कि अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई जरूर करना है। डिटॉक्सिफाई का मतलब सर्विसिंग, बॉडी का सर्विसिंग। तो बॉडी का सर्विसिंग इसलिए जरूरी है कि आप हर चीज सर्विसिंग करते हैं। अपने घर में जितने मशीन है सबको पूछ लगाते हैं, पोछा करते हैं, उसको क्या कर तेल डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी को भी साल में एक बार सर्विसिंग की आवश्यकता है, तभी हम लॉन्ग लाइफ यानी लंबा जीवन जी सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बीमारियां पकड़ेगी और कम उम्र में ही थकान और सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और काल के गाल में समा जाएंगी। इसलिए हमें बीमारियां ना हो, हमारे शरीर स्वस्थ बना रहे हमेशा, उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि हमारे संस्था के द्वारा जो एक निर्माण किया गया है एक चूर्ण का, जिसका नाम है आरोग्यम चूर्ण। तो आरोग्यम चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है, इसका नाम से ही साबित है कि आरोग्य यानी आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। वो बिल्कुल हर्बल बनाया गया है, जो जड़ी बूटी होता है जानते ही हैं, जड़ी बूटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें हमारे मित्र का सहयोग है, जो हमारे मित्र जो डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, MAS हैं, वो उनके द्वारा ये तैयार किया गया है चूर्ण को, जिसको हम आपको बताते हैं इसके चूर्ण का फायदा क्या है और कैसे चूर्ण काम करता है। यह चूर्ण का प्रयोग विधि है, 1 चम्मच चूर्ण लेना है गर्म पानी के साथ सोते समय रात्रि में सोते समय यह चूर्ण जो है आपको लेना है। चूर्ण जो लेने का जो तरीका है वो आपको गर्म पानी के साथ में लेना है और 1 चम्मच लेना है, मात्र डेली लेना है। आपको लाभ क्या क्या मिलेगा जब चर्चा करें थोड़ा सा। शरीर के किसी भी कोने में जमा गंदा मैल मल एवं मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर सुंदर, रूपवान और मन खुशमिजाज बनता है। जाहिर सी बात है, जो टॉक्सिन शरीर में बैठा हुआ है, जो मल बैठा हुआ है, कचरा वहां से क्या करेगा, खींच करके और पूरे आपका यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर पास आउट कर देगा। समझ गए? जिससे क्या होगा, शरीर सुंदर बनेगा, आपका खुशमिजाज मन बनेगा। शरीर में रक्त का परिसंचरण तीव्र हो जाएगा। जो शरीर में रक्त संचरण है, बीमारियां सारा जो होता है वो रक्त का सही ढंग से नहीं संचरण होने से ही होता है। यानी ऑक्सीजन और हमारा जो न्यूट्रिशन वो बॉडी के सभी पार्ट तक सही से नहीं पहुंचता, इसीलिए हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती है। तो उसको क्या करेगा, ये ठीक कर देगा। कोलेस्ट्रॉल घटेगा, जिससे हृदय रोग में बचाव होगा। जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होगा, घट जाएगा, जिससे हमारा हृदय रोग का बचाव होगा। पुरानी से पुरानी कब्ज जो है वो मिट जाएगा। पाचन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। गठियाबादी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दांत मजबूत बनेंगे, हड्डियां मजबूत बनेंगी। आंख का रोशनी तेज होगा, कानों से संबंधित रोग भी दूर होंगे, अनावश्यक कफ नहीं बनेगा, बालों की वृद्धि तेजी होगी, बाल काला होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, शरीर स्फूर्तिवान बनेगा, चर्म रोग दूर होंगे, झुर्रियां दूर होंगी, चेहरे पर कांति आएगी, ओजमय बनेगा चेहरा आपका, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, यौवन चिरकाल तक बना रहेगा। जो आपका यौवन है, जो आपका पावर है सेक्स का, वो क्या है, अधिक समय तक सही बना रहेगा। डायबिटीज नियंत्रण रहेगा, शरीर सुडौल और रोग मुक्त बनेगा। परहेज क्या करना है, शाम का भोजन करने से कम 2 घंटे बाद चूर्ण लेना है।
जैसे शाम का भोजन आप कर लेते हैं, उसके 2 घंटे बाद यानी सोने से पूर्व आप इसे गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ आप सोते समय इसको ले सकते हैं। गर्म दूध के साथ भी आप इसको क्या करेंगे, 1 चम्मच पाउडर ले लेंगे मुंह में पहले। सर इसको खाने का तरीका है, पहले हम गर्म पानी या गर्म दूध ले रहे हैं तो मुंह में पहले एक घूंट लेकर के उसको पी लेंगे। चूर्ण को फिर मुंह में डालेंगे चम्मच के द्वारा और फिर उसमें गर्म पानी को मुंह में डालकर पूरा अच्छी तरह से उसको पहले मुंह के अंदर पूरा घुलाएंगे, उसको मिलाएंगे, उसको जैसे गुगु करके मिलाएंगे, उसको कुकु कुकु करके मिला लेंगे। उस पूरा मिलने के बाद में उसको निगल लेंगे। निगलने के बाद में दूध जितना है वो दूध सारा सुसम दूध पी जाएंगे, या पानी है तो पानी को पी लेंगे। पानी के साथ या दूध के साथ हम इसको सोते समय ले सकते हैं। चूर्ण खाने के बाद रात्रि में कोई दूसरी खाद्य पदार्थ नहीं खाना है। चूर्ण जब खा लिए तो कुछ नहीं खाना है, सो जाना है। तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, शराब और मांसाहार निषेध है। जब तक दवा चले तब तक आप तंबाकू, धूम्रपान, गुटखा, शराब और मांसाहार को नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स जो है शरीर से निकलने में आपका बाधा होगा, टॉक्सिन्स नहीं निकल पाएगा। इसके बाद चूर्ण लेने का जो अवधि है वो अलग अलग है। 30 दिन से 90 दिन तक ले सकते हैं। जिस तरह का आपका रोग है या जिस तरह शरीर ज़्यादा टॉक्सिन्स अगर है तो 90 दिन तक लेना पड़ेगा। टॉक्सिन्स कम है तो 30 दिन तक ही लेना पड़ेगा। तो यह चीज़ आप ले करके अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ कर करके शरीर का रिसाइक्लिंग यानी कि शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। इस चूर्ण का जो सहयोग राशि है वो मात्र 290 रुपये रखा गया है, समझ गए। तो 290 रुपया दे करके आप बाई पोस्ट यानी डाक के द्वारा इस चूर्ण को भारत के किसी कोने में हो आप इसको मंगा सकते हैं। इसका ऑर्डर करने के लिए आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, ये भी आपको ऑर्डर आपको बाई पोस्ट यानी डाक के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। तो जानकारी दोस्तों कैसी लगी आपको? यह जानकारी जो लगी आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हमारा हो आपको पहले पहुंच जाए। और अगर आपको फायदा होता हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आप तक पहुंचते रहेगा। और साथ ही साथ आपकी मंगल शुभकामना और आपका दिन शुभ हो, आप मंगल में हो, आप स्वस्थ बने रहें, ऊर्जावान बने रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।